नमस्कार, सृजन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग का संविधान का संवैधानिक जो विकास चल रहा था, उस टॉपिक में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इससे पहले हम 1909 पढ़े थे, मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए, ये हमारा क्रमिक क्लास इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा एक तरफ, और एक तरफ आप लोग जो है करंट के जो पोर्शन है वो भी लेकर आते रहेंगे। तो इसमें देखें, हम आज पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, 1919 अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ये प्रांतों के लिए जाना जाता है। यानी जो 1919 अधिनियम आया, ये विशेषकर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए आया था। इसलिए प्रांतों के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन बन जाता है, 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो 1919 का अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लगाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कब लगाया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा लगाया गया। तो ये सारे जो क्वेश्चन है यार, सिखों को, ईसाइयों को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो वो भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा देखिए, इसको हम लोग समझेंगे और आप लोग भी ध्यान से इसको देखें। तो देखें, भारत सरकार अधिनियम जो है 1919, पहला इसका हमारा जो इम्पोर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यानी इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? दोनों तरफ से 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें दो व्यक्ति हैं, मॉन्टेग्यू है और चेम्सफोर्ड है। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये कौन थे? भारत के सचिव थे। यानी जो इंग्लैंड में हम लोग पढ़े थे, भारत सचिव की नियुक्ति होती थी और उसका एक परिषद होता था, तो वो भारत सचिव थे। और भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। हम लोग इससे पहले मार्ले मिंटो सुधार जो पढ़े थे 1909 का अधिनियम, यानी उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था और उसमें भी यही दो व्यक्ति थे, दो लोग मिलकर के, यानी मार्ले और मिंटो। मार्ले कौन थे? भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? तत्कालीन वायसराय। तो सेम वही यहाँ पे भी आता है। तो ये देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 लाने के पीछे क्या तत्कालीन कारण रहा होगा? यानी इससे पहले 1909 का अधिनियम आ चुका था और तत्काल 10 साल लगभग आते आते फिर 1919 का अधिनियम आया। तो देखिए, जो 1909 का अधिनियम था, उससे कहीं ना कहीं सारे जो हमारे कांग्रेस उस समय थे, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, वो सारे लोग हर तरफ से उनकी मांगों से असंतुष्ट थे। तो उनको संतुष्ट करने के लिए उनका जोरदार मांग बढ़ता जा रहा था नित्य प्रतिदिन। और उसी समय आप लोग पढ़ेंगे 1916 में होम रूल आंदोलन भी चल गया था। तो जिससे जन जागरूकता अधिक तेजी से बढ़ रही थी। और कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि क्या थे? गरम दल के नेता थे। तो बहुत तेजी से मांग उठा रहे थे। तो उन सारी कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए पहली बार, यानी 20 अगस्त 1917, डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917 को पहली बार ब्रिटेन ने क्या कहा कि भारत में हम एक उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे। तो उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कौन सा लेके किस एक्ट में कहा
कहा गया, तो 1919 का स्पष्ट रूप से उत्तरदायी शासन का उल्लेख, शब्द का उल्लेख किया गया। अब देखिए इसमें हम देखते हैं मॉन्टेग्यू यानी भारत सचिव और चेम्सफोर्ड तत्कालीन भारत के वायसराय थे। जुलाई 2018 में यानी मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों में एक मीटिंग हुआ, संयुक्त मीटिंग, यानी उनके जो संयुक्त उनका सुझाव था, रिपोर्ट था, वो 2018 में प्रकाशित हुआ और इन्हीं दोनों के रिपोर्ट के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। तो देखिए भारत सरकार यानी इस अधिनियम की क्या प्रावधान और विशेषताएं थी, तो इस अधिनियम की जो सबसे प्रमुख यानी ये अधिनियम जिसके लिए जाना जाता है, सबसे प्रमुख क्या था, द्वैध शासन प्रणाली का लागू किया जाना। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट निचोड़ कह लीजिए, क्योंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो सब इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि ये दोनों का टॉपिक है, इतिहास का भी है और संवैधानिक। हमारा इस समय संवैधानिक विकास चल रहा है, तो संविधान में जो ग्रहणी है यानी इस 1919 के अधिनियम से क्या प्रावधान लिए गए हमारे संविधान में या हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, तो उसमें द्वैध शासन प्रणाली का लागू किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम का। अब देखिए द्वैध शासन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो द्वैध शासन था ये डायरकी शब्द, डायरकी जो कि यूनानी शब्द है, किसका है, यूनानी, याद रखिएगा ये यूनानी शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई। इसको डायरकी या डायरची दोनों शब्दों के नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ड्राई मीन्स दोहरा और अर्की मीन्स शासन, यानी दोहरा शासन जो हो उसे डायरकी कहा जाता है। और डायरकी यानी द्वैध शासन के जो जन्मदाता थे, जनक थे, उनको हम लियोनील कर्टिस थे, यानी द्वैध शासन के जन्मदाता किसे माना जाता है, लियोनील कर्टिस को माना जाता है, जिन्होंने डायरकी नामक पुस्तक लिखा था। उसी में द्वैध शासन के बारे में विस्तृत उन्होंने चर्चा की है। तो डायरकी किसने लिखा, लियोनील कर्टिस। लियोनील कर्टिस ने किस पुस्तक की रचना की, डायरकी की रचना की, डायरची की रचना की। डायरची किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। यानी ये द्वैध शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जनक किसे माना जाता है, तो लियोनील कर्टिस को माना जाता है। अब देखिए इसमें प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। पहला जो विषय था वो आरक्षित विषय और दूसरा विषय था वो हस्तांतरित विषय था। तो आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे कानून, न्याय, विदेश, कर, जो भूमि कर था, ये आपके आरक्षित विषय थे। और आरक्षित विषय का जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से ये आरक्षित विषयों को देखता था। अब हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, तो हमारा जो शिक्षा था, स्थानीय स्वशासन था, लोक स्वास्थ्य था, ये सारे क्या थे, हस्तांतरित विषय थे। और हस्तांतरित जो विषय थे वो विधान परिषद, और विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य थे ये उनके प्रति जवाबदेह था। यानी विधान परिषद के जवाब के प्रति इनका क्या होगा, जवाबदेही होगा। शिक्षा, स्थानीय स्वशासन में कितना मद कहाँ पे खर्चा किया गया, ये जवाबदेही यानी हस्तांतरित प्रांतों का रहेगा। लेकिन गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद जो थे इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कानून, न्याय, विदेश, भूमि कर, यानी कितना राजस्व आया और कितना खर्च हुआ, ये इनके प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। देखें अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े, यानी जो द्वैध शासन प्रणाली था वो लागू किया गया प्रांतों में। तो ये कब, यानी 1 अप्रैल, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1921 में द्वैध शासन प्रणाली लगभग 10 प्रांतों में लागू हुआ, जो 1937 तक
चलता रहा। ठीक है, 1937 तक ये प्रणाली प्रांतों में चलती रही और 1935 का जब अधिनियम आएगा, उसी अधिनियम के द्वारा 1937 में इस द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया जाएगा। यानी द्वैध शासन प्रणाली यानी कब लगा, आपको पता है जो 1919 का अधिनियम है, ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 1921 में लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 1921 में द्वैध शासन प्रणाली 10 प्रांतों में लागू किया गया, जो 1937 तक चलता रहा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा, उसी के द्वारा 1937 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लगा दिया जाएगा। उस समय यानी प्रांतों से कब समाप्त किया गया, कब लगाया गया प्रांतों में, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। और कब समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट हम आते हैं, यानी 1919 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। यानी केंद्रों में जो द्वै सदन है, हमारा लोकसभा और राज्यसभा, इसकी उत्पत्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई, वो हमारे संविधान में कैसे उसका विकास हुआ, तो यही 1919 के अधिनियम के द्वारा, यानी केंद्रों में द्विसदनी व्यवस्थापिका लाया गया। पहला क्या लाया गया, केंद्रीय विधानसभा, यानी पहली जो थी, जैसे इस समय लोकसभा है, उस समय केंद्रीय विधानसभा थी और इसे निम्न सदन कहा जाता है। जैसे वर्तमान में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और इसमें कितने सदस्य थे उस समय, तो 144, यानी और बुक्स में 145 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में 144 दिया। तो 144 को मान के चलिए, तो हम दोनों लिख दिए, 144 और 145 किसमें थे, केंद्रीय विधानसभा में सदस्य होते थे, जिसमें 104 सदस्य क्या होते थे, निर्वाचित किए जाते थे, और 40 सदस्य क्या होते थे, मनोनीत होते थे। इतना ध्यान रखिएगा। यानी जो केंद्रीय विधानसभा थी, इसे निम्न सदन कहा जाता था। 1919 के अधिनियम द्वारा यानी केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। इसमें सदस्यों की संख्या 144 होता था, 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होकर जाते थे। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितना था, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे राज्य सभा, इस समय राज्यसभा, तो उस समय क्या था, राज्य परिषद, इसे उच्च सदन कहा जाता था। और आज भी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 34 सदस्य क्या होते थे, निर्वाचित किए जाते थे और 26 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। ये जो सदस्य थे, ये हालांकि 5 साल के लिए क्या स्थायी सदन होता था। राज्यसभा आज भी क्या होता है, स्थायी सदन होता है, और ये भी स्थायी सदन होता था। 5 साल बाद, उस समय क्या व्यवस्था थी, यानी 5 वर्ष बाद इसके जो सदस्य रिटायर होते थे और उनके जगह पे दूसरे सदस्यों का मनोनयन होता था। तो बहुत ध्यान से समझिए इसको। भारत सचिव, यानी हम लोग पढ़े थे कि भारत सचिव और भारत परिषद जो होता था, उसका जो खर्च होता था, यानी 1993 का अधिनियम पढ़े। 1993 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव और भारत जो सचिव का परिषद था, उसके सदस्यों का वेतन जो है, यानी भारत से दिया जाएगा। वो काम तो ब्रिटेन में करेगा, लेकिन वेतन भारत से देने की उस समय प्रक्रिया अपनाई गई। और इस समय क्या किया गया, वही चीज 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव और उसके परिषद का खर्च जो था, वो ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान बनाया गया। यानी कहा गया अब इनका जो वेतन और इनका जो खर्च होगा, वो ब्रिटिश राजस्व दिया जाएगा, न कि भारत के राजस्व दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 व अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। उस समय हम लोग क्या पढ़े थे, यानी जो भारत परिषद के सदस्य थे, उसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें 8 सदस्य क्या होते थे, क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और जो 7 सदस्य होते थे, वो
जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब क्या कर दिया गया, यानी जब भारत सचिव और इनका जो खर्च था वो ब्रिटेन के राजस्व देने की बात आ गई, तो क्या कर दिए ये लोग, अपने संख्या में कटौती कर लिए, यानी अब उन संख्या 15 से घटाकर न्यूनतम 8, यानी 8 से कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 12 कर दिए। अब यानी इनकी सदस्यों में जब कमी किया गया तो ये सोचा गया ऐसा न हो जो ब्रिटिश सचिव है, जो भारत सचिव है, उसके कामों में कोई कमी आए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया, यानी भारत सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त, जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर की नियुक्त किया गया। इस पर नियुक्त होने वाले यानी प्रथम उच्चायुक्त बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, विलियम म्योर। विलियम म्योर 1920 में इनकी नियुक्ति हुई। जो प्रथम व्यक्ति थे विलियम म्योर, यानी पहले उच्चायुक्त थे, हाई कमिश्नर पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। यानी अभी तक क्या होता था, कुछ लोगों को, जो पैसे वाले थे, जो उच्च कायस्थ वर्ग थे, उन्हीं को, जो शिक्षित थे, उन्हीं को मताधिकार दिया गया। लेकिन इस अधिनियम द्वारा यानी प्रत्यक्ष सभी को निर्वाचन प्रणाली दिया गया और महिलाओं को मताधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ डाल लीजिएगा, यानी किस अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया। यानी हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को मताधिकार के लिए 100 वर्ष तक लड़ाइयां लड़ती रही, लेकिन उनको मताधिकार उसके बहुत संघर्षों के बाद मिला। लेकिन भारत में, यानी चूंकि भारतीयों को संतुष्ट करना था, ब्रिटिश जानते थे यदि भारत को संतुष्ट नहीं करेंगे तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ, उनका समझौता हो चुका है, ऐसा न हो कि हमारी सत्ता यहाँ से क्या हो, हम बेदखल हो जाएं इस सत्ता से। तो उन्हें यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने के लिए डायरेक्ट महिलाओं को क्या कर दिया गया, मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। अब नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा, देखिए हम लोग 1909 का अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार पढ़े थे, उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया, और 1919 में उसी का विस्तार कर दिया गया। पहले तो ये सिर्फ मुस्लिमों पे लागू होता था, लेकिन 1919 में यानी सिख, ईसाइयों और आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। अर्थात जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी, मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम वोटर, उसी तरह सिखों के लिए भी यही रूल, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों पर भी यही रूल लागू कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, यानी 1909 में मुसलमानों के लिए और 1919 में उसका विस्तार करने के लिए सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा देखिए इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बनाया गया। उसी प्रावधान के तहत 1926 में ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1926 में। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कब बनाया गया, 1919 में, और भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 1926 में। और इसके यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बने, सर रास बार्ट इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और नेक्स्ट है, इसी अधिनियम द्वारा सामान्य बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले रेल बजट और सामान्य बजट एक में ही था, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे अलग कर दिया गया। और
यहाँ नोट करना है तो कर लीजिए। वर्तमान में 2018 में, यानी 2018 में फिर क्या कर दिया गया, रेल बजट को और आम बजट को फिर से एक कर दिया गया। यानी यहाँ पे क्या कर दिया गया, बजट को अलग कर दिया गया था, यानी 2018 में वर्तमान में फिर इनको अलग कर दिया गया। और नेक्स्ट हमारा देखिए, अभी इसमें अब हम देखेंगे इस जो प्रावधान, यानी ये 1919 का जो अधिनियम आया, तो इससे हमारे संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला हम इससे देखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का जन्म, यानी पहला जो प्रभाव था इसका, इस प्रभाव हम यही देख लेते हैं, यानी संवैधानिक संस्थाओं का उदय, संवैधानिक संस्थाओं का उदय, यानी इसका उदय किस अधिनियम के द्वारा हुआ, यानी 1919 के अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 सदन स्थापित किए गए, यानी जो केंद्रीय विधानसभा और जो राज्य परिषद स्थापित हुआ, तो लोकसभा और राज्यसभा के रूप में एक संवैधानिक संस्थाओं का उदय माना जाता है 1919 के अधिनियम द्वारा। दूसरा यदि प्रभाव की बात हम लोग करेंगे तो मताधिकार, ठीक है, मताधिकार, यानी महिलाओं को क्या दिया गया, इससे मताधिकार दिया गया। किस संविधान, किस अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा। तो हमारे संविधान पे ये तमाम प्रभाव पड़े 1919 का अधिनियम के द्वारा, यानी हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, तो जो अधिनियम आया वो हमारे संविधान में प्रभाव क्या छोड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग इसी में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन, प्रांतों में उत्तरदायी शासन, शासन की शुरुआत भी कब हुआ, 1919 के अधिनियम द्वारा। तो ये तमाम जो प्रभाव है उनको हम लोग देखेंगे। तो 1919 के अधिनियम द्वारा हमारे जो संविधान पे ये सारे प्रभाव पड़े। देखिए, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए ही हम लोग प्रयासरत हैं कि आप लोग इस समय कोरोना काल में घर पे बैठे हैं, तो ऐसे बैठे ना रहिए, इसका अध्ययन ऑनलाइन आप लोग करते रहिए, उसी में एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।